सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम एक मारुति की गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो डिजिटल में बहुत फेमस थी और मेरी होंडा सिटी की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर थी। ये वीडियो बनाने का मेनली रीजन ये भी है कि अगर किसी को गाड़ी ये सेकंड हैंड में खरीदनी है तो उसको एक गाइड मिल जाएगा कि ये गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी सियाज DDIS, मतलब जो 1.3 डीजल का जो इंजन था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाली गाड़ी ना सस्पेंशन के लिए आई थी। हमारे एक सर है, उनकी ही गाड़ी है ये। तो इसका आगे का पूरा सस्पेंशन चेंज हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें सस्पेंशन छोड़ के और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो शुरुआत करेंगे, इसका एक मेन कॉमन प्रॉब्लम है ये जो फ़ैन है, इसका रेडिएटर का फ़ैन, इसकी मोटर बीच बीच में ख़राब हो जाती है। तो ना इसमें 50-60 हज़ार किलोमीटर होने के बाद ना इसके ऊपर खासा ध्यान रखना आप लोग कि ये वाली जो मोटर है, ये वाली मोटर ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से फ़ैन बंद हो जाता है और हीटिंग वाली प्रॉब्लम इसमें आती है। इसमें ना EGR भी 80-90 थाउजेंड पे ना चोकअप हो जाता है। तो इसके EGR पे भी खासा ध्यान रखना, बहुत इशू क्रिएट करता है या पिकअप ड्रॉप होता है इसमें। ये इसका एयर मास सेंसर है, ये भी चोकअप हो जाता है तो पिकअप में ड्रॉप आता है। तो इसके ऊपर भी एक ध्यान रखा करो। मेंटेनेंस के बारे में बता देता हूँ, ये हाइब्रिड वाला वर्जन है। तो इसकी जो बैटरी है ये बहुत बड़ी है और ये महंगी भी आती है। इतना याद रखना, अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेता है तो बैटरी ज़रूर देखना। आपको बैटरी देखनी ही देखनी है। 8-9 हज़ार रुपये के आसपास ये बैटरी आती है मेरे हिसाब से। मैंने एक बार एमरॉन की पूछी थी, बट एग्जैक्ट रेट मुझे सब कंपनी के नहीं पता है। तो बैटरी एक बार चेक कर लिया करो। अब यहाँ पे आएंगे ये वाले साइड में, तो इसकी डीजल फिल्टर पे भी खासा ध्यान रखा करो, ये भी चोकअप होता है। बट ये वाला जो माउंट है ये महंगा आता है। ये माउंट है, ए माउंट है, ये हाइड्रोलिक आता है। हाइड्रोलिक माउंट कैसे पता चलता है? जब ये रबराइज होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये हाइड्रोलिक माउंट है, ये भी फेल होता है। ये 3,500 रुपए के आसपास है और ये कॉमन प्रॉब्लम है इसमें, ए माउंट वाली। तो ना जब भी कोई मारुति की गाड़ी आए, डीजल वाली या पेट्रोल वाली भी, जिसमें हाइड्रोलिक माउंट हो, तो हाइड्रोलिक माउंट ना लेते टाइम डेफिनेटली चेक किया करो। अब आएंगे फ्रंट की लाइट की तरफ। ये वाली जो हेडलाइट है, इसके अंदर का जो ये प्रोजेक्टर है ना, ये प्रोजेक्टर पे खासा ध्यान रखना। ये ना अगर येलोइश हुआ रहेगा तो इसके अंदर की जो लाइट है वो कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम ना कम से कम 1 लाख किलोमीटर के बाद आना चालू हो जाती है। तो इसकी लाइट्स एकदम डल हो जाती है, तो दिखना कम हो जाता है। तो गाड़ी अगर 70-80 हज़ार किलोमीटर के आसपास है तो ध्यान रखा करो। आइदर फिर इसमें आपको HID या LED डालना पड़ेगा इसकी पावर बढ़ाने के लिए, या फिर आपको ये पूरा हेडलाइट असेंबली चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी इसमें ना हाई बीम में मैंने LED डाला हुआ है, लेकिन लो बीम का जो फोकस है, वो लो बीम का फोकस ना 1 लाख किलोमीटर के बाद बंद हो जाता है। मेरे पास एक कस्टमर आया था, ये कॉमन कंप्लेंट है कि प्रोजेक्टर येलो हो जाते हैं, येलो होने के डल होने के बाद लाइट फेंकना कम कर देते हैं। अभी फ्रंट में एज सच इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो इंजन है वो बहुत रिलायबल इंजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये ग्लो प्लग है, तो ये वाले इंजन में ना ये ग्लो प्लग का प्रॉब्लम बहुत आता है। इसमें भी आता है, मानसा में भी आता है और फिएट में भी आता है। और ये खोलते टाइम ना टूट जाते हैं। इवन मैंने ना एस क्रॉस में भी देखा हुआ है ये प्रॉब्लम। ये खोलते टाइम बहुत डर लगता है। तो ना इसको अगर कोई प्रॉब्लम बोलता है ग्लो प्लग का, तो उसको ना टाइम दिया करो अच्छा खासा। ये खोलने में बहुत जान जाती है, क्योंकि ये बराबर यहीं से टूट जाते हैं। ये जो पोर्शन है ना यहीं से टूट जाते हैं, वो घूम जाता है पूरा का पूरा, आधी बॉडी अंदर रह जाती है। तो ग्लो प्लग का प्रॉब्लम भी आता है इसमें, जल्दी नहीं आता, लेकिन ये जो हीटर प्लग, इसको ग्लो प्लग भी कहते हैं। सो इन ग्लो प्लग का भी प्रॉब्लम आता है ये वाले स्पेसिफिकली इंजन में। और ये जब प्रॉब्लम आता है ना तो गाड़ी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। तो अगर गाड़ी लेट स्टार्ट होती है, बैटरी अगर आपकी अच्छी है, तो ग्लो प्लग का प्रॉब्लम है, समझ जाना। उसकी ना एक चेक लाइट भी आती है। अभी ये गाड़ी का मेंटेनेंस चल ही रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक ना एग्जांपल बता देता हूँ। ये बेल्ट ऐसे देखने में अच्छा दिख रहा है, तो मेरा फोन अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बेल्ट ना देखने में अच्छा दिख रहा है, इसमें ऊपर ना कोई क्रैक्स नहीं है, लेकिन ना ये बेल्ट एक्चुअली खराब हो चुका है और ये रोलर भी खराब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये जो दो लाइन दिख रही है ना, दो जो स्लॉट या दो ग्रूव दिख रही है, ये वाली और उसके पीछे एक छोटी है, तो ये माइक्रोज में है एकदम। आपको ना ये कैमरा पे नहीं दिखाई देगी। तो ये जो छोटे छोटे खांचे दिख रहे हैं ना रोलर के ऊपर और बेल्ट के ऊपर, तो ये बेल्ट ने एक्चुअली ये रोलर पे क्रिएट किए हैं। तो ये रोलर भी चेंज करना पड़ेगा और ये बेल्ट भी चेंज होने को आया है। ये बेल्ट ना बीच में कहीं पे भी इसकी स्ट्रेंथ ये खो चुका है। ये बेल्ट ना कहीं पे भी बीच में टूट सकता है, तो इसके लिए मैंने ये बेल्ट भी रिप्लेस करने के लिए बोली है। तो इसका जो ये बेल्ट वाला पोर्शन है ना, ये जो एकदम शाइनी दिख रहा है, वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो इसको ये भी चेंज करना पड़ेगा। बेल्ट अगर कैसे अंडरस्टैंड करना है खराब हुआ है कि नहीं, ये अगर समझना रहेगा, तो ये कुछ इसकी एग्जांपल है। अब मारुति की हर गाड़ी में ना उसका सस्पेंशन का प्रॉब्लम आता ही है। तो यहाँ पे ना पूरा सस्पेंशन असेंबली चेंज हुआ है, बैलेंस रॉड चेंज हुआ है, बैलेंस रॉड बूस्ट चेंज हुआ है, लोअर आर्म भी इसका चेंज हुआ है। स्टीयरिंग रैक इसका अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जो इसका जो टायरॉयड एंड और बॉल जॉइंट है, ये अभी चलाने के बाद ही पता चलेगा क्या कंडीशन है। अभी तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे। इनकी ना लोअर जो वेरिएंट्स है, इसमें ये बेरिंग भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, लेकिन इसमें एज सच बेरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आओगे ना आप, तो इसके ब्रेक पैड है,
इसके ब्रेक पैड बहुत महंगे हैं बाकी सब वेरिएंट से। इनके बाकी सब गाड़ियों के ब्रेक पैड 1000, 1200, 1500 रुपए के अंदर आते हैं, लेकिन सियाज के ब्रेक पैड 3500 रुपए के आसपास जाते हैं। इसमें ओरिजिनली डाला करो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ब्रेक पैड बहुत अच्छे हैं, इवन अर्टिगा में भी यही सेम ब्रेक पैड लगते हैं, थोड़ा आगे पीछे रहेगा लेकिन रेट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फ्रंट में सस्पेंशन इनका बहुत जल्दी फेल हो जाता है, ये इनके ना कॉमन प्रॉब्लम है। इनका सस्पेंशन सस्ता आता है लेकिन फेल भी बहुत जल्दी होता है। अब थोड़ा इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इसमें मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम बता देता हूँ। अगर बटन स्टार्ट वाला गाड़ी है ना, तो ये बटन स्टार्ट कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, या 2-3 बार दबाने के बाद ये बटन स्टार्ट चालू हो जाता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना, अगर कहीं बंद हो गया ना तो बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है, लोग पैनिक हो जाते हैं इसके चक्कर में। इंटीरियर के ये वाले जो पार्ट है, ये जो कपड़ा है जो मैंने इसका रिसेंटली चेंज किया हुआ है, ये निकल जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सियाज में, ये चिपका चिपका के मेरी जिंदगी चली गई है। हर कस्टमर की डिमांड होती है कि वही कपड़ा चिपका, तो मैं उनको बोलता हूँ कि हटा के ना इसके ऊपर लेदर रैप किया करो, लेकिन कस्टमर मानते नहीं है। अगर इंटीरियर आपका कुछ इस तरीके से, ये जो हाइड्रो डिपिंग बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसको हाइड्रो डिप किया रहेगा तो कुछ टाइम के बाद ये निकल जाएगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखा करो। ये बहुत गंदा दिखता है। इसके लिए आइदर ये ब्लैक कलर में होना चाहिए, ग्रे कलर में होना चाहिए, जैसे मेरा होंडा सिटी का। ये हाइड्रो डिपिंग दिखती है स्टार्टिंग में अच्छी, लेकिन बाद में बहुत जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि ये एक टाइप की कोटिंग होती है। मारुति में और एक कॉमन प्रॉब्लम है, इनका जो ये गियर नॉब रहता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे इसमें भी देखो अभी क्रैक्स है, तो ये भी ना बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट के लिए आता है। तो ये मैंने वैगनार के बहुत चेंज किए हैं, तो वैगनार में ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो गियर नॉब भी इनके बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये जो सीट आगे पीछे करने वाला जो मैकेनिज्म रहता है, चैनल्स, ये भी मारुति में बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो ये भी देख लेना कि कहीं पे अगर लॉक नहीं हो रहे, जैसे आप इसको ऐसे पीछे की तरफ ढकेलोगे और ये आसानी से निकल जाएगा, तो वो उसका जो चैनल है वो खराब होने आया है, तो उसको भी ध्यान रखा करो। बाकी एज सच इसके इंटीरियर में ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मैंने कभी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं की है, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस की है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर आप कोई बाइंग की सोच रहे हो गाड़ी, तो क्या क्या देखना पड़ेगा इसका आपको ये वाली वीडियो में गाइडेंस मिल जाएगा। मारुति की गाड़ी में ऐसे अगर लेदरेट के सीट नहीं लगे हुए रहेंगे, और उनका वो जो क्लॉथ वाला मटेरियल है, क्लॉथ और लेदर वाला जो मिक्स वाला मटेरियल है, अगर वो लगा रहेगा ना, तो आपको ऐसे फील आएगा कि आप बेंच पे बैठे हो। तो अगर आप गाड़ी सेकंड हैंड खरीदते हो ये वाली, तो डेफिनेटली इसको लेदर कवर चढ़ा के लेना, क्योंकि ये गाड़ी मैंने रिजेक्ट करने का एक मेन रीजन ये था कि इसके ऊपर बैठने के बाद बाकड़े पे बैठने का फील आता है, लकड़े का जो बेंच होता है ना, उसके ऊपर बैठने का फील आता है। तो इसके लिए मैंने इसको रिजेक्ट किया था। तो अगर राइट साइड में एक्सटीरियर में आओगे, इसका जो ये अंदर का जो बटन है, ये कीलेस एंट्री वाला जो स्विच है, तो ये ना खराब हो जाता है। तो इसका ना पूरा हैंडल डाल दे। मैं मोस्टली ना इसको रिपेयर करता था, रिपेयर करके ना ये 6-8 महीना साल भर तक चल जाता है, लेकिन बारिश में ये वापस खराब हो जाता है। तो ये वाला हैंडल भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है अगर ये खराब हो जाता है। तो ये आता है कुछ 1200-1300 रुपए के आसपास। कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब ये अगर आता है तो मैं पहली बार रिपेयर का अटेम्प्ट करता हूँ, सेकंड टाइम मैं कस्टमर को बोल देता हूँ हैंडल आप ये डाल दो। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है मारुति में। प्लस पीछे के दरवाजे का हैंडल खोला हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, तो वो मैकेनिज्म के अंदर एक ब्रैकेट रहता है, वो भी खराब हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है मारुति में। तो अभी इसका ये वाला हैंडल बराबर है, लेकिन अंदर का ब्रैकेट खराब है। इसका पीछे का सस्पेंशन हमने डाला हुआ है, ये जो सिर्फ स्ट्रट है ब्लैक कलर का, ये हमने डाला हुआ है। ये गाड़ी पीछे से रगड़ती है अगर ज़्यादा लगेज रहेगा तो ना वो रगड़ती कहीं नहीं है। ये जो नीचे के सपोर्ट होते हैं ना, जिसके ऊपर रैंप लगा हुआ है, तो यही रगड़ता है, तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, तो इसके ऊपर ना रॉजर ऐप डाल देना, रॉजर ऐप, या फिर इसके हाइट पैड डाल देना। लेकिन हाइट पैड ना स्लिप होने के चांसेस होते हैं, मतलब स्प्रिंग निकल के जाने के चांसेस रहते हैं, तो हाइट पैड मत डाला करो। इसमें रॉजर ऐप डाला करो, तो वो थोड़ा सा ना मोशन को कंट्रोल करता है। लेकिन रॉजर ऐप भी कुछ टाइम के बाद फेल हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि रॉजर ऐप डालोगे तो 1-2 साल के बाद रॉजर ऐप कट जाते हैं। रॉजर ऐप प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मैंने उसके अंदर फेलियर्स भी देखे हुए हैं। तो आपका सीनेरिया कैसा है उसके ऊपर आप डिसाइड करना कि आपको रॉजर ऐप डालना है कि नहीं। तो मैं तो ये वाली गाड़ी में डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठते नहीं हैं, इनकी फैमिली छोटी सी ही है, लेकिन वो भी कंप्लेन करते कि ये थोड़ा सा रगड़ता है नीचे से, तो वो ये वाला पोर्शन रगड़ता है। और इसके सस्पेंशन, मतलब इसकी हाइट कम है, इसकी वजह से वो रगड़ता है, बट ऐसे कोई अच्छा जिसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो सस्पेंशन आप अपने हिसाब से देख लेना कि इसमें रॉजर ऐप डालना है या नहीं डालना। अभी आप पीछे की तरफ आओगे, तो पीछे की तरफ ना यहाँ पे एक डिक्की स्विच है, तो ये जो डिक्की वाला स्विच है ना, ये वाला स्विच भी बहुत जल्दी, मतलब ये रबर कट जाता है और ये खराब हो जाता है, तो ये ऑपरेट नहीं होता। तो कुछ कुछ कस्टमर के मैंने ये डिक्की स्विच भी चेंज किए हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो ये डिक्की स्विच जरूर देख लेना, और डिक्की स्विच देखोगे तो ये देख लेना कहीं डैमेज है, या ओपन होते टाइम सब जगह पे दबा के देखना, यहाँ पे भी दबा के देखना, बीच में भी दबा के देखना, सब पोर्शन पे दबा के देखना कि प्रॉपरली खुल रहा है या नहीं। तो ना ये डिक्की स्विच रिपेयर मोस्टली नहीं करते हैं हम लोग, होता है रिपेयर, लेकिन रिपेयर इसका ना सक्सेसफुल नहीं जाता, तो इसको रिप्लेस करने की नौबत आ जाती है। तो ये भी बात जरूर देख लेना।
तो अगर ये गाड़ी आप सेकंड हैंड में लेने की सोच रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें एटलीस्ट चेक कर लेना। मेरे को जितनी मालूम थी मैंने बताई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई। आपको अगर कुछ अलग प्रॉब्लम फेस हुई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनका भी थोड़ा सा मतलब नॉलेज है, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। इंटीरियर में मेरे को कभी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ना ही मेरे को इसके एसी में कभी कोई दिक्कत आई है। तो ये वाले दो जो कंसर्न है वो नहीं है। ये इंजन बहुत रॉक सॉलिड है। मैंने 2.5-3 लाख किलोमीटर के डिज़ायर का सर्विस किया हुआ है ये वाले इंजन में। ये जो अपना 1.3 DDIS है वो वाला इंजन। तो इंजन इसका रॉक सॉलिड है। अगर सेकंड हैंड में लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। बस इतना याद रखना, गाड़ी लोगे तो इतने प्रॉब्लम चेक कर लेना। और पीछे से ये गाड़ी मतलब जब आप पीछे वाली सीट पे बैठोगे, अगर मेरे हाइट के हो तो आपका सर टच होता है, अगर कोई बड़ा बम्प आएगा तो ये भी याद रख लेना। पीछे का कंफर्ट इसका होंडा सिटी इतना ही है। अगर गाड़ी लोगे तो इसके सीट कवर के ऊपर अच्छा खासा कुशन वाला एक सीट कवर डाल देना, लेदर वाला। तो आपको वो थोड़ा और अच्छा कुशन मिलेगा, क्योंकि इसकी जो सीट्स है वो बेंच की तरह लगते हैं। इसका क्लच भी आपके वो चलाने के ऊपर है। ये गाड़ी का क्लच 3 बार चेंज हो चुका है, क्योंकि वो पैर रख के चलाते हैं। तो मोस्टली क्लच भी इसका बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। जाता नहीं है लेकिन हार्ड बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर क्लच हार्ड रहेगा तो क्लच रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ 12,000 रुपये के आसपास इसका पूरा सेट आता है। क्लच पेड, प्रेशर पेड, रिलीज बेरिंग। इसकी रिलीज बेरिंग बहुत महंगी है, 2,500-3,000 रुपये के आसपास इसकी रिलीज बेरिंग है। और पेट्रोल जो है जितना इसका मतलब सियाज अगर पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो उतना इसमें सस्ता है नहीं। अगर आपको देखना है क्या क्या चेंज हुआ है तो इतना सारा चेंज हुआ है मारुति के अंदर से। और ये सब पुराने पार्ट है इसके। ये बैलेंस रोड बूश है मारुति के, और ये बैलेंस रोड लिंकेज है। सस्पेंशन की वीडियो इसके पहले मैंने बनाई हुई है मेरे खुद के गाड़ी की, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और क्लच की बात हो ही रही थी तो आपको एक बहुत मज़ेदार क्लच दिखा देता हूँ। ये ना एक पंच का 5,000 किलोमीटर चला हुआ क्लच है। और ये देखो पूरा मेटल आ गया है। इन्होंने पैर रख के गाड़ी चलाई हुई है, इसकी वजह से ना इसका पूरा मटेरियल गायब हो गया है इसके ऊपर का, और मेटल आ गया है। तो ये ना क्लच 5,000 किलोमीटर में चेंज हुआ है। इवन प्रेशर प्लेट की हालत देखो, इसके अंदर कैसे ग्रूव्स बन चुके हैं। तो ये कस्टमर की गलती की वजह से क्या है, ये पूरा जितना मेटल है इसका पूरा मेटल है, इसकी वजह से ये पूरा गिर गया है। तो ये एक एग्जांपल है, अगर पैर रख के चलाते हो तो क्या होता है। 5,000 किलोमीटर चला हुआ क्लच है सिर्फ ये। तो ये था सियाज डीजल के बारे में। मेरे को जितना मालूम था मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया मेरे एक्सपीरियंस में से। अगर आपके इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।